अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम तक जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने प्रीवियस चीज़ें जो स्टडी कर ली हैं उस पर हमने पढ़ा है बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्हाई डू वी स्टडी बायोलॉजी, और उसके अलावा हमने बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस को स्टडी किया। आज जो हमारा टॉपिक है, एक मेजर टॉपिक है, दैट इज़ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मेथड्स। क्या मतलब होता है बायोलॉजिकल मेथड का? बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली जैसे मैंने साइंस के बारे में आपको बताया था इन आवर फर्स्ट लेक्चर। साइंस के बारे में मैंने आपको क्या बात बताई थी कि साइंस बेसिकली मीन फॉर नॉलेज। किस तरह की नॉलेज? एम्पेरिकल नॉलेज, द नॉलेज विच इज़ प्रूव्ड, जिस नॉलेज को प्रूव्ड किया जाए। और फिर मैंने बताया था कि साइंस के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए साइंस के पास साइंस ने डिफरेंट प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं कि भाई ये इन स्टेप से आप गुजरने के बाद आपकी बात प्रूव हो जाएगी। अगर आपकी बात ठीक साबित होती है, करेक्ट साबित हो जाती है, दुरुस्त साबित हो जाती है, तो क्या होगा? आपकी बात मान ली जाएगी। अगर हमें लगेगा कि आपकी बात सही नहीं है तो आपकी बात को, आपकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही है? तो वो स्टेप्स क्या है, हमने आज उसको देख रहे हैं। बायोलॉजी के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स, बायोलॉजी के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। क्या लिखा है? बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक अप्रोच टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइंटिफिक अप्रोच वो उन अप्रोच को कहते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एडेप्टेशन, जो मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले समझना ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम कहते हैं अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। सही है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए, देखो, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट और सिचुएशन कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी अनडिज़ायरेबल जो हमें पसंद ना हो, फॉर एग्जांपल किसी बीमारी का हो जाना, किसी प्रॉब्लम, किसी नुकसान का हो जाना, ये सब, कोई नुकसान हो, कोई बीमारी हो, ये सब अगर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। या कि कोई ऑर्गेनिज्म अफेक्ट हो तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सही? जैसे आजकल की सिचुएशन, कोरोना वायरस, एक वायरस ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से पूरी दुनिया इफेक्ट है, तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुका है। अब इसकी सिचुएशन, इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक काम जारी है। वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है, इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है कि किसी तरह से इसको किसी तरीके से इसका इलाज दरियाफ्त किया जाए। सही है? अच्छा, तो यही मेथड को फॉलो कर भी रहे होंगे साइंटिस्ट के, ताकि इसकी वैक्सीन, ताकि इसके जो मेडिसिन है उनको डिस्कवर किया जाए। सही है? समझ में आ रही बात? पहले देखते हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठकर खड़ा हो जाए कि भाई ये देखो, ये मैंने इससे, जैसे आज आता है ना व्हाट्सएप स्टेटस में आ रहा होता है कि प्याज में से या इन सारी चीज़ों में से हमने कोरोना का इलाज निकाल लिया, ये निकाल लिया। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपको कोई भी बात बता दे कि भाई आप प्याज खाओ या ये खाओ, वो खाओ, पोटैटो खाओ, ये खाओ, इससे कोरोना का इलाज हो जाएगा। ये चीज़ें साइंस नहीं मानता। कुछ प्रोटोकॉल सेट है। क्या प्रोटोकॉल सेट है? प्रोटोकॉल्स ये हैं कि भाई आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आप पहले एनिमल के ऊपर काम करो। आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये प्लांट है जिससे इसका इलाज हो सकता है, तो आप क्या करोगे? पहले उसको टेस्ट करोगे, एनिमल के ऊपर टेस्ट करोगे, फिर उसके बाद आगे की टेस्टिंग करोगे। तो ये मेथड्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि उन स्टेप्स को, कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और बात, किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है ना, तो उस प्रॉब्लम की वजह का पता होना चाहिए, उस प्रॉब्लम के रीज़न को पता करना ज़रूरी है। तो अब हम ये देखते हैं कि उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए, उस प्रॉब्लम के रीज़न को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने अडेप्ट की हुई हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना हमारा, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आप पहले देखोगे कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैं भी जनरली बता रहा हूँ, आगे एग्जांपल में बताऊँगा इसको के बारे में। मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसके ये इम्पैक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, सारी चीज़ें आप देखते हो, अपने दिमाग में एक समरी बनाते हो, आप उसके बारे में ऑब्जर्व करते हो। तो ये चीज़ें आप उसके फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो, ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। सही है?
अगर एक चाइल्ड की ही एग्जांपल लें, अगर एक छोटा बच्चा है वो कैसे चीज़ों को सीख जाता है, वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है, सही है। आप अपनी एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है, फ़ैन और फ़ैन चल रहा है, स्विच ऑन कर दिया, फ़ैन ऑन हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, फ़ैन ऑफ हो गया, स्विच ऑन कर दिया, फ़ैन ऑन हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये स्विच है, इसी स्विच से ये फ़ैन कनेक्ट है, ये स्विच ऑन करूँगा तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन थी, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब जब ऑब्जर्व कर लिया किसी चीज़ को, किसी चीज़ के फैक्ट को कलेक्ट कर दिया, अब उसके बारे में स्टेटमेंट देना, सही है। अब कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद उसके स्टेटमेंट को देना, उसकी स्टेटमेंट, उसके बारे में बयान करना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। आपने इंटेलिजेंट गेस, कोई भी चीज़, कोई सी भी फैक्ट को कलेक्ट करते हो, आप उसको अपने माइंड में एनालाइज भी करते हो, आप उसको एनालाइज करते हो कि भाई ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स है। इन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद आप अपनी एनालाइजिंग के बाद आप अपनी स्टेटमेंट देते हो। वो स्टेटमेंट किस बिहाफ पे होती है, जो आपने ऑब्जर्व किया होता है, वो कहलाता है हाइपोथेसिस। इंटेलिजेंस गैस on the base in the form of a statement on the basis of observation, that is the definition। इंटेलिजेंट गैस, सोच समझ के किसी बात को करना, किस बिहाफ पे, क्योंकि ये आपने ऑब्जर्व किया था, अपनी ऑब्जर्वेशन पे अपने किसी भी बात को कर देना, किसी भी बात को कह देना, क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। ऐसा नहीं कुछ भी ऑब्जर्व किया कुछ भी बोल दिया, ये हाइपोथेसिस नहीं है। आपने माइंड में एनालाइज करने के बाद अब आपने जो भी बात कही है, सही है, दूसरे लोग आप क्या करेंगे, आपकी बात पे पॉइंट आउट करेंगे। अब कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट आती है ना किसी भी, सही है, आपकी पॉइंट पे कोई लॉजिकल स्टेटमेंट आ जाती है, आपकी हाइपोथेसिस पे कोई लॉजिकल स्टेटमेंट आ जाती है किसी दूसरे बंदे का, तो वो क्या कहलाता है, रीजनिंग कहलाता है। दो तरह से रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। आपकी बुक में सिर्फ डिडक्शन गिवन है, लेकिन इंडक्टिव भी होती है, मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई बात कही, दूसरे बंदे उसको आपकी बात को क्रॉस एग्जामिन करेंगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो ये रीजनिंग है। अगर वो आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बात को सपोर्ट करके कह रहे हैं कि हाँ भाई अगर आप ऐसा कह रहे हो तो तुम ये भी करके देख लो तो तुम्हारी बात कंफर्म हो जाएगी, तो दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। अगर अपोज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुम ये देख लो, ये काम कर लो, मैंने ऐसा किया हुआ है, तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये डिडक्टिव रीजनिंग। मैं भी एग्जांपल दूंगा इसकी, आपको समझ में आ रही बात। इंडक्टिव रीजनिंग सपोर्ट करेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग अपोज करेंगे, लेकिन लॉजिकल स्टेटमेंट से। अब अगर कोई बात कहेंगे तो उसका लॉजिक भी देंगे, समझ में आ रही बात, तो ये चीज़ कहलाती है रीजनिंग। अब क्या होगा, अब आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। आपकी स्टेटमेंट है, उन दूसरों की स्टेटमेंट है, क्या करोगे, चेक करोगे, टेस्ट करोगे, परफॉर्म करोगे कि भाई वाकई में मेरी बात सही है या जो ये कह रहे हैं वो सही है। तो जो टेस्टिंग, जो परफॉर्मेंस होती है, हम उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका एक आउटकम आएगा जो आपकी बात को या उन लोगों की बात को प्रूफ कर देगा। ये क्या कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है, सही है। रिजल्ट इज द आउटकम दैट प्रूव्स आवर हाइपोथेसिस, सही है। अब अगर आपकी बात प्रूव हो गई, अगर आपने जो स्टेटमेंट दिया था, जो बात कही थी, वो बिल्कुल सही साबित हो गई, तो वो रिजल्ट आपका, जो हाइपोथेसिस आपकी क्या बन जाएगी, आपकी थ्योरी बन जाएगी। आपने बात की, बिल्कुल सही की, बिल्कुल ऑथेंटिक बात की, वो क्या बन गई, थ्योरी बन गई, सही है। अब दूसरों को बताओगे ना तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताओगे कि भाई मैं ये बात कह रहा हूँ और इस बात को एक्सपेरिमेंटली मैंने प्रूफ किया है, मैं करके भी दिखा सकता हूँ। अब दूसरे आपकी बात तो मान लेंगे क्योंकि थ्योरी तो है आपकी। अब और साइंटिस्ट उसको देखेंगे कि आप वाकई इसकी बात ठीक है या गलत है। अगर उन लोगों ने भी आपकी बात को कंफर्म कर दिया, कैसे कंफर्म करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट आपने किए वो अपने तरीके से उसको चेक करेंगे क्या वाकई सही है या नहीं है। अगर आपकी बात सही होगी तो वो आपकी थ्योरी साइंटिफिक लॉ बन जाएगी। अब ये बात बिल्कुल कंफर्म्ड है, समझ में आ गई बात। आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, अपनी राय दी, राय देने के बाद आपके राय के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हुआ, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट आया। अगर आपकी बात ठीक साबित हो गई तो थ्योरी बन गई, और अगर गलत साबित हो गई तो रिजेक्ट, तो भी थ्योरी बन जाएगी कि भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरे साइंटिस्ट भी आपकी बात को प्रूफ कर दें तो क्या बन जाएगा, वो साइंटिफिक लॉ। अब इससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी करते हैं, सही है। वो केस स्टडी क्या है, ये केस स्टडी है जो कि आपकी बुक में गिवन है। ये केस स्टडी है मलेरिया का।
पहले मलेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मलेरिया है क्या? मलेरिया बेसिकली मिसनोमियल है, नाम ही गलत रखा गया है इसका, सही है। मलेरिया का मतलब होता है मेल यानी बैड, एरिया रेफर टू एयर, बैड एयर, बुरी हवा, समझ में आ रही है? मेल एरिया, बैड एयर, इसका मतलब ये है कि देखो इस नाम को रखने की वजह क्या थी। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई मिसनोमियल किसी चीज़ का गलत नाम रखा हुआ है तो अगर वो चीज़ मशहूर हो गई ना, वो नाम मशहूर हो गया तो हमेशा वही नाम चलता हुआ आ रहा है। आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे या रिलेटिव होंगे जिनको लोग उनके असल नाम से ज़्यादा उनके निक नेम से जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मशहूर हो चुकी होती हैं, बाद में चेंज भी नहीं होती, सही है। क्योंकि मलेरिया एक नाम बिल्कुल फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था, जो आज तक यही नाम रखा गया, हालांकि ये गलत नाम है, मिसनोमियल है, सही है। बैड एयर, अब थिंग इज़ दैट मलेरिया को बैड एयर क्यों कहा गया? इस वजह से कहा गया क्योंकि फ्रांस के गांव में ये विलेज में बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था, तो लोगों को लगने लगा कि भाई कोई हवा ऐसी चल रही है, कोई ख़राब हवा ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, तो उन लोगों ने उसका नाम रख दिया मलेरिया, सही। बहुत तेज़ी से फैल रहा था वहाँ पर, तो उसका नाम रख दिया मलेरिया। फिर उसके बाद में पता चला कि भाई मलेरिया नहीं है, ऐसा नहीं होता। अभी भी आपको शायद ये लगता होगा मच्छर के काटने की वजह से होता है, हाँ उसकी काटने की वजह से ज़रूर होता है जैसे, लेकिन इसका रियल कॉज कुछ और होता है। अब हम इसमें तलाश करते हैं कि क्या रियल कॉज होता है। स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। फ्रांस में जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई ना, तो वहाँ पे सारे फिजिशियंस परेशान थे, जैसे आजकल डॉक्टर्स परेशान हैं इन कोरोना वायरस कोविड-19। इसी तरह से जब फ्रांस में ये बीमारी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गई तो वहाँ के फिजिशियंस परेशान थे, पेशेंट पे पेशेंट आते जा रहे थे, और उसके साथ साथ पेशेंट आ रहे थे और उनको ट्रीट करना, इवन के मलेरिया से डेथ हो रही थी। मलेरिया हो गया तो पहले डेथ तो लाजमी थी, जिसको मलेरिया हो गया वो समझ लेता था कि हाँ भाई अब मेरी ज़िंदगी एंड हो जाएगी। अब तो इसका इलाज इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि आपके घर पे ही हो सकता है मलेरिया की मेडिसिन पड़ी हो, सही है। तो खैर अब बहुत आसान चीज़ें हो गई, आप मेडिकल स्टोर वाले से भी पूछोगे कि वो आपको दवा बता देगा मलेरिया की। अच्छी एनीवेज, अब जो है हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जब फ्रांस में ये फ्रांस के विलेज में ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया ना, 20th सेंचुरी की बात है, जब फ्रांस में ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया ये मलेरिया, तो हुआ ये कि वहाँ के साइंटिस्ट परेशान थे। वहाँ पर एक फिजिशियन था जिसका नाम था लिवरॉन, सही है, एंटोनी लिवरॉन। उस बंदे ने, वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने बोला कि यार क्यों ट्रीट नहीं हो रहा, क्योंकि आखिर वजह क्या है इसकी। तो उसने क्या किया, उसने एक मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया, उसको ऑब्ज़र्व किया। उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लेके ऑब्ज़र्व किया तो उसने ये देखा कि भाई इसके ब्लड में जो आरबीसीज़ हैं, उस उन आरबीसीज़ में क्या मौजूद है, छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, सही, छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म मौजूद है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम बाद में रखा गया प्लाज्मोडियम, सही है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम बाद में क्या रखा गया, प्लाज्मोडियम। तो जब इसने देखा ना कि यार ये मलेरिया के पेशेंट का ब्लड है और इसमें प्लाज्मोडियम है, मैंने अपनी मेडिकल स्टडीज़ में आरबीसी में इस तरह का स्ट्रक्चर तो कभी भी नहीं देखा था, तो इसका दिमाग काम करने लगा। ये क्या कर रहा था, ये ऑब्जर्व कर रहा था, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहा था। इसने क्या फैक्ट कलेक्ट किया कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या मौजूद है, टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो ये इसकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। इसने अपना दिमाग यूज़ किया कि भाई मैंने अपने मेडिकल के एरिया में, अपनी स्टडीज़ में कभी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं देखा, मतलब इस तरह से ब्लड में कभी इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं देखी, तो इसका मतलब है यही मलेरिया का कॉज होगा। तो इसने अपनी इंटेलिजेंट गेस क्या दी, वो जो टीनी ऑर्गेनिज्म था जिसको बाद में प्लाज्मोडियम कहा गया, इसने कहा प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज, ज़रूर प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है। इसकी क्या बन गई, इसकी हाइपोथेसिस थी, किस बेस पे, क्योंकि इसने मलेरिया के ब्लड को, मलेरियल पेशेंट के ब्लड को देखा था। अब वहाँ के जो लोग थे, दूसरे जो फिजिशियन थे, उन्होंने बोला कि नहीं, कैसे कह सकते हो तुम कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज होता है, हम पागल है जो इतना इलाज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं।
तो अक्सर होता है कि सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो बात नहीं मान रहे होते हैं, तो उसने कहा कि भाई मैंने जो है इस ऑर्गेनिज्म को इनके ब्लड में देखा है। तो कुछ और समझदार इस फिजिशियन थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने देखा है तो एक काम ये करो कि उन्होंने अपना लॉजिकल आंसर दिया कि और भी मलेरियल पेशेंट के ब्लड को चेक करो। तो ज़रूर अगर एक मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो और सब मलेरिया पेशेंट के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए था। ये इसकी सपोर्ट में बात थी। तो ये क्या था, इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन कुछ फिजिशियन कहते हैं कैसे कह सकते हो कि प्लाज्मोडियम है, तो इसका मतलब है अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो जो नॉर्मल पर्सन होगा, अगर मुझे मलेरिया नहीं है तो मेरे ब्लड में तो प्लाज्मोडियम होना नहीं चाहिए। तो उनकी ये स्टेटमेंट आ गई। ये क्या थी, अपोज कर रही थी उसको। ये स्टेटमेंट लिवरॉन की स्टेटमेंट को अपोज कर रही थी। ये क्या था, डिडक्टिव रीजनिंग। समझ में आ गई। तो इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग दोनों के साथ दोनों के बेस पे लिवरॉन ने क्या किया, लिवरॉन ने अपनी रिसर्च क्या की, उसने 5 ब्लड सैंपल लिए पेशेंट के और 5 सैंपल लिए नॉर्मल पर्सन के। तो उसने ये ऑब्जर्व किया जितने 5 सैंपल लिए मलेरियल पेशेंट के, तो उस 5 सैंपल में प्लाज्मोडियम था। इंडक्टिव रीजनिंग जो इंडक्टिव स्टेटमेंट जो आया था, ये बात करेक्ट साबित हो गई। सही है। जो दूसरी बात थी, नॉर्मल पर्सन के ब्लड में, किसी एक भी नॉर्मल पर्सन के ब्लड में, किसी एक आरबीसी में भी कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इसका मतलब है, इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसका रिजल्ट क्या आया कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, नॉर्मल पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होता। इसकी बात करेक्ट साबित हो गई, थ्योरी बन गई। फिर दूसरे लोगों ने भी देख करके देखा कि हाँ भाई लिवरॉन की बात ठीक है। तो अब ये साइंटिफिक लॉ, अब ये बात बिल्कुल कंफर्म्ड है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। सही है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। बट थिंग इज दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम बॉडी में आता कैसे है? बाद में पता लगा कि एक मॉस्क्यूटो है, उस मॉस्क्यूटो का नाम है, उसके फीमेल काइंड है, उसकी फीमेल जीन है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज, ये बेसिकली दिस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। सही है, जो वेक्टर है मलेरिया का, वेक्टर का मतलब है लेकर आने वाला, कंडक्ट करने वाला, कौन है? फीमेल एनोफिलीज। इसने क्या करना है, ये इस बेचारे को खुद मलेरिया हुआ होता है, इसने क्या किया, इसने किसी पर्सन को बाइट किया, इसके स्लेवरी ग्लैंड में से, इसके माउथ में से वो प्लाज्मोडियम पर्सन के अंदर चला गया। अब उस पर्सन के अंदर क्या होगा, पहले उसके लिवर सेल में जाएगा, लिवर सेल के बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद मलेरिया कॉज कर देगा। सही है। अब उस मलेरियल पेशेंट को किसी दूसरे मॉस्क्यूटो ने बाइट किया जो हेल्दी था। अब उस मलेरियल पेशेंट का जो मलेरिया था उस मॉस्क्यूटो में चला गया। अब वो मॉस्क्यूटो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो मॉस्क्यूटो इज बेसिकली द कॉज ऑफ मलेरिया एंड मॉस्क्यूटो इज बेसिकली द वेक्टर ऑफ मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम कॉज है और हमारे पास जो मॉस्क्यूटो है वो वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक आई डू होप बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा बायोलॉजिकल मेथड। केस स्टडी भी बता दी आपको, इसकी एग्जांपल देकर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें एक बार फिर से बता देता हूँ बायोलॉजिकल मेथड क्या था। अब इस तरीके से ना ये मलेरिया की प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हो गई। फिर जब पता लग गया कि भाई प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, फिर उसके बाद में और रिसर्च हुई। उसके बाद हमारे पास मलेरिया की मेडिसिन भी आ गई, जैसे जो आजकल कोरोना वायरस के लिए भी मशहूर हो गई थी ना, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, फ्लोरोक्लोरोक्विनोन, ये सारे मेडिसिन जो है इनमें यूज़ होने लगे। सही है। तो ये चीज़ें थी, ये हमने बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ा। हमने देखा कि भाई सबसे पहले अगर किसी बात को साइंस के ज़रिए प्रूफ करना है, किसी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करनी है, तो सबसे पहले उसके फैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद, अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस देनी पड़ेगी। यानी आप उसको एनालाइज करोगे, उस फैक्ट्स को देखोगे, डेटा को देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, फिर अपनी स्टेटमेंट दोगे।
अपनी स्टेटमेंट देने के बाद जो दूसरे आपकी स्टेटमेंट के ऊपर राय कायम करेंगे, आपके सपोर्ट में कायम उसको रीजनिंग कहेंगे, सपोर्ट में कायम करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग, अपोज करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद आप चेक करोगे, टेस्ट करोगे, परफॉर्म करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जो उस परफॉर्मेंस का, उस टेस्ट का आउटकम आएगा वो रिजल्ट कहलाएगा। और फिर उसके बाद जब आपकी बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। और अगर दूसरे साइंटिस्ट भी आपकी बात को करेक्ट साबित कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। सही है, तो हम अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।